नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। दोस्तों, आज का कार्यक्रम थोड़ा सा अलग ही ख़ास है। आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या सलील चौधरी साहब महान संगीतकार, गीत भी लिखा करते थे, कहानियाँ भी लिखा करते थे, बहुत ही काबिल शख्सियत सलील चौधरी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब को कम पसंद करते थे, कम गवाया। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर बात करते हैं कुछ। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये जब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, जब तोरी दुनिया। सुनो सीता की कहानी कि वो महलों की रानी आया था, आँखों ने गवाया है। कदम कदम देखी भूल भुलैया, गजब तोरी दुनिया। पड़ गए छाले पाँव में, दो नैन कमल मुरझाए। दोस्तों, सलील दा का नाम बहुत बड़ा है। 2 बीघा ज़मीन की कहानी भी उन्होंने लिखी, संगीत भी, और फिर ब्राज बहू, मधुमती, कई फिल्में उनकी आई। उसने कहा था, छाया, चांद और सूरज, और बहुत बाद में फिर आनंद आई। 13 लैंग्वेजेस में उन्होंने जो फिल्में की, तो हम समझ सकते हैं कि जिसमें बंगाली भी शामिल है। बहुत ही उनका उम्दा किस्म का काम रहा, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान वो थे। सवाल ये आता है कि रफ़ी साहब ने उनके साथ ज़्यादा काम क्यों नहीं किया। 25-27 गाने हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो पसंद नहीं करते थे रफ़ी साहब की आवाज़ को, उनको एक ऑर्डिनरी सिंगर माना करते थे, जैसे अनिल विश्वास जी मानते थे। ये हो भी सकता है, बहरहाल सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन जब कभी भी सलील दा को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 2 बीघा ज़मीन में तो आवाज़ है ही रफ़ी साहब की, काबुली वाला में है। मधुमती में जो गीत है, टूटे हुए ख्वाबों, दिलीप साहब पे, उसी फिल्म में मुकेश जी की आवाज़ भी है, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। तो आप इसी फिल्म में ये देखिए कि मुकेश जी को जाना जाता है दर्द भरे गीतों के लिए। हालांकि और भी गीत उन्होंने गाए, लेकिन दर्द भरे नगमों की बात आती है तो मुकेश जी का नाम आता है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, तो दर्द भरा गीत है। फिर रफ़ी साहब की आवाज़ क्यों ली? क्योंकि क्या होता है कि नो डाउट मुकेश जी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन जो सुर ताल अगर आप इस गीत में देखेंगे, महसूस करेंगे, तो अंदाज़ा होगा कि रफ़ी साहब की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सलील दा ने लिया। अब इसमें बहुत से लोग ये कहते थे कि वो पसंद नहीं करते थे, इसलिए नहीं लेते थे। तो मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो किशोर दा की आवाज़ को भी नहीं लिया। बहुत बाद में मेरे अपने में कोई होता जिसको अपना अपना कह लेते यार, तो लिया। अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन जब कभी भी ज़रूरत पड़ी तो सलील दा ने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। ऐसी और भी बहुत सी फिल्में हैं, जैसे काबुली वाले का मैंने जिक्र किया। माया फिल्म को कौन भूल सकता है, तस्वीर तेरी दिल में, सारे ही गीत अच्छे थे। माया के दौरान ज़रूर थोड़ा सा फिल्म में जो रिकॉर्ड हो रहा था, जब ये गाना तस्वीर तेरी, तो लता जी और रफ़ी साहब के बीच कुछ अनबन हो गई थी और रफ़ी साहब रिहर्सल कर रहे थे। उस वक्त सलील दा ने लता जी का साइड लिया था, तो रफ़ी साहब थोड़ा अपसेट हो गए थे। ये बात ज़रूर हुई थी। लेकिन अब इसमें इतनी कितनी सच्चाई है कि वो रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते थे? मुझे लगता है कि शायद ये सही नहीं है, क्योंकि सलील दा बहुत ऊंचे कद के कलाकार थे। महज ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। अब सलील दा की जो फिल्में हैं, नो डाउट उस दौरान शंकर जयकिशन का डंका था, ओपी नैयर, मदन मोहन, फिर बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सब लोग आए। लेकिन सलील दा की स्टाइल थोड़ी सी अलग थी। ज़्यादातर उन्होंने विमल दा की फिल्मों में संगीत दिया, और भी उन फिल्मों में जो सब्जेक्टिव हुआ करती थी, जिनका कोई मैसेज जो फिल्में दिया करती थी। कमर्शियल बहुत ज़्यादा उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। या ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में संगीत दिया, जिनका बजट ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि जो बड़े बजट की फिल्में होती थी उनका ये रहता था कि पैसा हमें कमाना है, तो वो फ़ौरन शंकर जयकिशन को ले लेते थे कि भाई संगीत तो चलेगा। या और भी जो संगीतकार थे उस ज़माने में, ओपी नैयर ख़ास तौर से। तो इसलिए सलील दा अपना एक सिलेक्टिव काम कर रहे थे। और फिर मैंने आपको बताया कि दूसरी लैंग्वेजेस में भी काम कर रहे थे, बंगाली हुई, तमिल हुई। तो एक ये भी वजह थी कि वो कम फिल्में कर रहे थे। और उनका जो संगीत है, फ्लूट है उसमें,
और अपना पियानो वगैरह है जो इस्तेमाल वो करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा परख फिल्म याद आ रही है, तो उसमें ज़्यादातर गीत तो फीमेल वॉइस में हुआ करते थे। बाकी फिर उन्होंने इस्तेमाल किया मुकेश जी का, रफ़ी साहब का जगह जगह, क्योंकि वो बिल्कुल तभी बुलाते थे सिंगर को जब ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, ये सच है कि रफ़ी साहब के साथ उनके गीत कम हुए, उसकी वजह आप भी हमें बता सकते हैं क्या उसकी वजह हो सकती है। लोग कहते हैं कि वो नापसंद करते थे, तो मेरे ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आती। जब मैंने देखा तो उनके संगीत को महसूस किया तो ऐसा लगा कि जहाँ उनको जिसकी ज़रूरत होती थी उसको यूज़ करते थे। तो रफ़ी साहब की आवाज़ की शायद ज़रूरत कम पड़ती हो तो उन्होंने नहीं लिया, दूसरे सिंगर्स को तरजीह दी। इसकी कई वजह हो सकती हैं, इसका जवाब हमें आप देंगे। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ को नकार दिया जाता था कि वो ऑर्डिनरी सिंगर हैं, तो मैं इस पर ये कहूँगा कि जब भी कोई नया आता है, दिलीप कुमार साहब को भी दिलीप कुमार बनने में 50 साल लगे। जब शुरू में कोई आता है तो एकदम दिलीप कुमार नहीं बनता। दिलीप कुमार भी शहीद आई, फिर दीदार आई, फिर धीरे धीरे उड़न खटोला, फिर एक शख्सियत बने। तो रफ़ी साहब भी जब नए आए थे तो शुरू में जब बहुत से उनके गीत आए थे, एक दिल के टुकड़े हजार हुए और कई गीत आ रहे थे उनके अलग अलग फिल्मों में, मेला में, लेकिन बेजू बावरा से स्थापित हुए। उसके बाद भी वो रफ़ी नहीं बने मोहम्मद रफ़ी जिसे पूरी दुनिया जाने। धीरे 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 60s में जब आए, फिर वो जब आवाज़ बन गए शम्मी कपूर की, देवानंद की, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार की, तो फिर आज हमें लगता है कि रफ़ी साहब। तो शुरू में ये संगीतकार अगर रफ़ी साहब को ज़्यादा पसंद ना भी करते होंगे तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रफ़ी साहब भी जब नए थे, लेकिन बाद में फिर पता चला कि क्योंकि अगर रफ़ी साहब इतने काबिल सिंगर ना होते तो चलिए छोड़ देते हैं अपन उन संगीतकारों को जिनको लोग ये कहते हैं कि उन्हें क्लासिकल संगीत का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, चाहे उसमें शंकर जयकिशन हो, हालांकि शंकर जयकिशन ने भी सीखा था, लेकिन फिर भी लोग कह देते हैं। और भी नाम आते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, लेकिन हुस्नलाल भगतराम जी इतने संगीत के जानकार, उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल क्यों किया? चित्रगुप्त जी ने क्यों किया? नौशाद साहब ने क्यों किया? संगीत के जानकार खयाम साहब ने क्यों किया? मदन मोहन जीनियस क्यों किया? यहाँ तक कि पंडित रविशंकर जी ने गोदान में रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल क्यों किया? अगर रफ़ी साहब क्लासिकल नहीं जानते थे या इतने बड़े सिंगर नहीं थे, पंडित रविशंकर संगीत की दुनिया में क्या उनका दखल है ये हम जानते हैं। प्यार है तो ये बहार है, चली न जाना दिल तोड़ के। कल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, तेरी दिल में जिस दिन से उतारा ताबेदार है, जो इससे भी इनकार है, मैं चल दूंगा शहर छोड़ के। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सामने देखा जंगल, तो तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल। तो दोस्तों ये कहना, बहुत से लोग क्लासिकल को पसंद करते हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में भी फिट बैठना और प्लेबैक सिंगर बनना एक अलग कला है दोस्तों। ये कला सबको नहीं आती, हर कोई गीत नहीं लिख सकता फिल्मों में आके, लोग चले जाते हैं। ये एक आर्ट है जो रफ़ी साहब को बखूबी आता था, वो क्लासिकल भी जानते थे और फिल्मी दुनिया में प्लेबैक सिंगिंग किसे होता है ये अपने आप में एक आर्ट है। जिसके लिए गाते थे वैसी ही आवाज़ लगती थी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉनी वॉकर। तो ये कला रफ़ी साहब में थी जो सब में नहीं होती। ये कहना बड़ा आसान है कि क्लासिकल का नॉलेज कम है, लेकिन जिसे क्लासिकल गाना है फिर वो वहाँ जाए, लेकिन फिल्मी दुनिया में आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए जो रफ़ी साहब में भरपूर थी। आप मन्ना दा का एग्जाम्पल लीजिए, मन्ना डे कितने बढ़िया सिंगर थे क्लासिकल के, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनको वो मकाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बाहुल में फिट नहीं बैठ पाए। जब वो जा रहे थे बॉम्बे छोड़ के तो रफ़ी साहब ने उन्हें रोका। तो कुल मिला के इस प्रोग्राम को हम यहीं संपन्न करते हैं और आप हमें बताइए कि कैसा रिश्ता था सलील चौधरी साहब का और रफ़ी साहब का, जो मैंने आपसे साझा किया। मुझे यही लगता है कि सलील दा का जो संगीत था, जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ी रफ़ी साहब की उन्होंने बुलाया। कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरे सिंगर को उन्होंने तरजीह दी हो, लेकिन रफ़ी साहब का मुकाम मैंने आपको बताया, बड़े बड़े दिग्गज जो संगीतकार थे, जो क्लासिकल के जानकार थे, वो रफ़ी साहब की तारीफ़ करते थे। उसमें एक नाम और याद आ रहा है, बड़े गुलाम अली खान साहब, जिन्होंने रफ़ी साहब की दिल खोल के तारीफ़ की थी। तो आज प्रोग्राम को यहीं संपन्न करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़।